नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत और इस वक्त आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। तुर्क गांधी बनाम अर्दोआन, तुर्की का चुनाव आखिर किधर जाएगा? ये बात इसीलिए क्योंकि वहां पर जो चुनाव है उसका जो खेल है वो पूरी तरीके से पलट चुका है। जीते जीते रह गए रजब तैयब अर्दोआन, जो कि पिछले 20 सालों से सत्ता पर काबिज है। इसीलिए तुर्की के चुनावी नतीजों पर अब दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि पहले चुनाव में तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। अब दूसरा चुनाव जो कि 28 मई को होगा और रिजल्ट्स आएंगे, तब पता चलेगा कि तुर्की के ये जो चुनावी नतीजे हैं वो क्या कहते हैं। क्या इस बार अर्दोआन फिर से वापस आएंगे या फिर विपक्षी दल से चुना गया उम्मीदवार जो कि तुर्क गांधी से जुड़ा हुआ है वो इस बार वापस आएंगे। इसीलिए तुर्की के चुनावी नतीजों पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, और टिकी इसलिए भी हुई क्योंकि चुनाव ही बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इस बार के चुनाव कांटे की टक्कर की लड़ाई की तरह हैं। पहले दौर जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित, क्योंकि सिर्फ 50% वोट हासिल करने थे और वो मिले ही नहीं, और 50% वोट नहीं मिलने की वजह से फैसला हो ही नहीं पाया। तुर्की के चुनाव नतीजों पर दुनिया भर की नजरें कई वजहों से हैं। देखिए, 2 दशकों से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन को इस बार विपक्षी उम्मीदवार केमल से तगड़ी चुनौती मिल रही है। और जानते हैं, दिलचस्प यह है कि वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष नीतियों के समर्थक केमल को तुर्की का महात्मा गांधी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की तरह वो चश्मा भी पहनते हैं। तो इस बार के चुनावों की सबसे अच्छी बात यह कही जा रही है कि इसमें लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि लोगों में परिवर्तन की इच्छा जोर मार रही है। आप जानते ही हैं कि यहां पर आर्थिक स्थिति भी डामाडोल रही है। एक तो जो भूकंप, एक बहुत बड़ी त्रासदी यहां पर रही, और उसके बाद देश को वापस उस ट्रैक पर लाना ये काफी मुश्किल था। तो परिवर्तन की एक इच्छा जो है वो तो जोर मार रही है। हालांकि पहले राउंड के नतीजों में जो 2 बड़े उम्मीदवार हैं, दोनों में से किसी प्रत्याशी को 50% से ज्यादा मत मिले नहीं। हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि अर्दोआन, जो कि यहां पर 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं, एक छत्र उन्होंने राज किया है। उन्होंने यहां पर 49.49% वोट हासिल किए, जीतते जीतते रह गए वो। वहीं केमल के पक्ष में 44.79% वोट पड़े हैं। तुर्की का एक कानून है और उसके मुताबिक 50% से ज्यादा मत हासिल करने वाले प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी भी प्रत्याशी को 50% मत वोट नहीं मिलते हैं तो दो सबसे ज्यादा मत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के बीच दूसरे दौर का जो चुनाव है वो होता है। तो वही होने वाला है। अर्दोआन और केमल के बीच दूसरे दौर का ये जो चुनाव है वो 28 मई को होना है। अब देखिए, दोनों पक्ष दूसरे दौर के चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अर्दोआन की सत्ता में 2 दशक लंबी पारी को देखते हुए इस बार उनका 50% मतों की सीमा तक ना पहुंच पाना भी खासा महत्वपूर्ण है। तुर्की इस साल अक्टूबर में गणतंत्र की शताब्दी मनाने जा रहा है और देश भर में बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। तुर्की गणराज्य की स्थापना 29 अक्टूबर 1923 को हुई थी और मुस्तफा कमाल अतातुर्क को पहले राष्ट्रपति के रूप में यहां पर चुना गया था। आधुनिक तुर्की के संस्थापक कहे जाने वाले कमाल अतातुर्क ने एक धर्मनिरपेक्ष और तुर्क राष्ट्रवादी राज्य के रूप में तुर्की गणराज्य की नींव रखी थी। तो इस तरह से उस ऐतिहासिक दौरे उस्मानिया के तुर्क साम्राज्य का विनाश हो गया, जो सैकड़ों सालों से इस्लामी कानून के मुताबिक चला आ रहा था। 8.5 करोड़ की आबादी वाले देश तुर्की के लिए शताब्दी समारोह आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अवसर होगा। लेकिन कहते हैं कि पिछले 20 सालों में तुर्की कमाल अतातुर्क का बनाया तुर्की नहीं रह गया,
लोग मानते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपति एर्दोआन के 2003 में सत्ता में आने के बाद से तुर्की को एक रूढ़िवादी सोच वाला देश बनाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। और अगर फिर से सत्ता में आते हैं तो वही चीजें रहेंगी जो पिछले 20 सालों से चल रही हैं। लेकिन अगर केमल आते हैं तो फिर बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। भारत से रिश्ता एक नए आयाम तक पहुंचेगा। जब हम इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करते हैं, तो उसके संदर्भ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि तुर्की का जो समाज है ना, वो अभी दो धड़ों में बटा हुआ है। एक है एर्दोआन के बहुत बड़े समर्थक, तो एक जो ग्रुप है वो है उनके विरोध में भी। इसीलिए चुनाव बड़ा दिलचस्प है कि अब आगे होगा क्या। इन चुनावी नतीजों में दुनिया की दिलचस्पी की एक बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन युद्ध के बाद उभरे तमाम समीकरणों ने तुर्की की भूमिका को खासा अहम बना दिया है। एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की पिछले कुछ समय से रूस से करीबी बढ़ाता दिखता नजर आता था। ये चुनाव नतीजे इस पूरे समीकरण को नए सिरे से डिफाइन कर सकते हैं अगर बड़े बदलाव हुए। और इसके अलावा लोकतांत्रिक दुनिया भी इन चुनावों से काफी उम्मीद लगाए बैठी है। तो देखना यही होगा कि निरंकुशता और धार्मिक कट्टरता के कगार पर खड़े इस देश तुर्की के लिए चुनावों का दूसरा दौर, जो कि 28 मई को होगा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की राह पर वापसी का सबब बनेगा या नहीं। लेकिन हां, उससे पहले, उन नतीजों के आने से पहले जो संभावनाएं हैं, जो कहें समीकरण बन रहे हैं, जो हवा है वो किस ओर, किस पक्ष की तरफ है या फिर विपक्ष की तरफ है, सत्ता पक्ष की तरफ या विपक्ष की तरफ, उसे तो समझा जा ही सकता है। तो इसीलिए आज बात तुर्क गांधी बनाम एर्दोआन की कि तुर्की में आगे होगा क्या, किस ओर जाएगा तुर्की, किस ओर जाएगी तुर्की की जनता। मतदान में जरूरी 50% वोट अभी तक किसी को नहीं मिले पहले राउंड में। तो इस बार का चुनाव तुर्की में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले एर्दोआन के लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए दिलचस्प है, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके लिए आसान नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ी ही देर में एक 1-to-1 डिस्कशन शुरू करेंगे, स्ट्रेट टॉक करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम आपके लिए भी टेलीविजन स्क्रीन पर छोड़ेंगे, ताकि प्रोग्राम के अंत में इस दिलचस्प होते चुनावों पर, तुर्की के चुनावों पर आप अपनी राय भी रख सकें। तुर्क गांधी बनाम एर्दोआन, तुर्की जाएगा किधर, आज हम इसे समझेंगे। लेकिन कुछ सवाल, तुर्की के चुनाव में पलट गया है पूरा का पूरा खेल। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ, फिर भी जीते जीते रह गए हैं एर्दोआन, अब आगे होगा क्या, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज 1-to-1 डिस्कशन में हम ये भी सवाल उठाएंगे कि तुर्की की सत्ता पर एर्दोआन काबिज रहेंगे या गांधी युग की शुरुआत होगी। सवाल हम ये भी उठाएंगे कि तुर्की के चुनावी नतीजों पर दुनिया की दिलचस्पी क्यों है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है ये देश। और ऐसे में ये चुनाव क्यों अहम हो जाते हैं, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत तुर्की के रिश्तों पर असर क्या होगा, ये सवाल हम कश्मीर के संदर्भ में उठाएंगे। तुर्की की कड़ी चुनावी दौड़ का परिणाम अमेरिका के लिए भी क्यों मायने रखता है, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में सवाल यह भी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह चुनाव आखिर कितना अहम है। और इसके साथ सवाल यह भी कि आज ये जो बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है तुर्की देश, आर्थिक मोर्चे पर इस वक्त कहां खड़ा है, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वो तमाम सवाल जो आज के हमारे इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं।
प्रोग्राम के अंत में हर बार आपसे कुछ ईमेल आईडीज हम शेयर करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले कितने ही समय से जुड़े हुए हैं, वो हमें प्रोग्राम के हर एपिसोड पर, हर विषय पर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर पाएं। फीडबैक हमें जरूर दें। प्रोग्राम को लेकर यदि कोई सजेशन है तो उस पर भी अपनी बात जरूर रखें। इंतजार हमें इस एपिसोड के खत्म होने के बाद भी रहेगा। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड के अंत तक आप बने रहेंगे और अंत में आप अपनी जो कहें एक राय है वो हमारे साथ साझा करेंगे। कितना अहम है ये चुनाव और सेकंड राउंड में अब क्या होगा? सेकंड राउंड क्या निर्धारित करेगा? अर्दोआन के पास जाएगी जनता, तुर्की की सत्ता पर अर्दोआन ही काबिज रहेंगे या फिर जो हम बार बार कह रहे हैं तुर्क गांधी बनाम अर्दोआन, कहें कि गांधी युग की एक नई शुरुआत होगी। ये हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए अधिक रूढ़िवादी हो गया है तुर्की और दूसरा जो गठबंधन है वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समाज को जो है वो कैसे चलाए जाने की आज जरूरत है। इसीलिए दो धड़े और दोनों धड़ों के अपनी अपनी एक अलग राय, अपनी अपनी कई उम्मीदें। इसलिए तो पहला जो राउंड था इस चुनावों का वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पाया। दूसरे राउंड में क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तकरीबन 20 सालों से भी ज्यादा समय से रसप तैयप अर्दोआन का सत्ता पर काबिज होना भी मायने रखता है। लेकिन पहले ही राउंड पे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो भी ये समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसा आखिर हो क्यों गया। यही वजह है कि 14 मई 2023 को पहले जब चुनाव हुए तो क्योंकि ये तुर्की के इतिहास का सबसे अहम चुनाव माना गया है तो कुछ हासिल नहीं हो पाया दोनों ही उम्मीदवारों को, क्योंकि तुर्की में बदलाव की हवा इस वक्त नजर आती है। लेकिन ये क्या कहती है, क्या 20 सालों का जो तिलिस्म है एर्दोआन का वो टूटेगा या फिर नहीं? इसे समझने के लिए आज विदेशी मामलों के जानकार और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनके साथ इस डिस्कशन को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, तुर्की का जो चुनाव है ये आधुनिक समय में बहुत ही क्रूशियल माना जा रहा है, लेकिन उतना ही ज्यादा दिलचस्प भी है। आप सबकी नजरें यही है कि दूसरे राउंड में आखिर क्या होगा और ये निर्धारित क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी इन्हीं चुनावों पर लेना चाहूंगी कि आपका क्या मानना है, इन चुनावों को हम किस तरीके से समझें? देखिए गीत जी, तुर्की जो है वो एक इस्लामिक बाहुल्य राष्ट्र है, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वो एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है जी। वो एक ऐसा देश है जो जितना धर्मनिरपेक्ष रहेगा उतना ही यूरोप के लिए बेहतर होगा। लेकिन जो अर्दोआन है, अर्दोआन की जो पिछले 20 सालों की जो नीतियां रही है वो धार्मिक राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता की रही है। यूरोप के किसी देश में यदि धार्मिक कट्टरता की बात हो और ऑटोमन साम्राज्य की बात हो, ऑटोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो एक इस्लामिक विचारधारा को दुनिया में जिसने बहुत ज्यादा फैलाया था जी। तो जो अर्दोआन है वो सत्ता में बने रहने के लिए उस ऑटोमन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते करते एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को धार्मिक कट्टरता के आधार पर ढालने के करीब पहुंच गए। और न केवल करीब पहुंच गए, लेकिन सोचिए कि कुछ सालों पहले तक हिजाब जैसी जो चीजें थी वो यूनिवर्सिटी में प्रतिबंधित हुआ करती थी तुर्की के। लेकिन जो अर्दोआन है, उनकी बेटियां, अर्दोआन की जो पत्नी है वो हिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी जाने लगी, सार्वजनिक स्थानों पर जाने लगी। जाहिर सी बात है कि जो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन वो जो इस्लामिक राष्ट्रवाद को स्थापित कर तुर्की की जो पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष पहचान है उसको प्रभावित करना चाहते थे
और यह यूरोप को डराने वाली बात थी। अब इन चुनाव में जब ऐसा लगने लगा कि जो अर्दोआन का धार्मिक राष्ट्रवाद ध्वस्त हो सकता है और उसके स्थान पर वापस जो तुर्की की पारंपरिक पहचान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र की, वो स्थापित हो सकती है, तो इससे न केवल यूरोप जो है वो यूरोप में एक अच्छा संदेश गया, लेकिन पूरी दुनिया में अच्छा संदेश गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो पहला राउंड है उसमें जो उनके अर्दोआन के जो प्रतिद्वंदी है, कमाल गांधी जिन्हें कहा जाता है, वो 50% मत हासिल नहीं कर पाए और अर्दोआन भी हासिल नहीं कर पाए। 28 मई को एक बार फिर पुनः मुकाबला होगा, लेकिन यह दिलचस्प होगा कि जो तुर्की की स्थापना का जो 100 साल है, ये जो 100वां साल, क्योंकि जो 1923 को यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना था जिसे मुस्तफा कमाल पाशा ने स्थापित किया था। तो जो 100वां गणतंत्र है, ये क्या एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के तौर पर बनाएगा तुर्क, या एक इस्लामिक गणराज्य के तौर पर, एक कट्टरवादी इस्लामिक गणराज्य के तौर पर? तो जो नतीजे हैं ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो चुनाव है वो तुर्की के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन एक बात जो आप बीच में कह रहे थे कि देखिए 20 साल एक छत्र जो राज अर्दोआन ने किया है, और कहीं क्योंकि बार बार ये कहा जाता है ना कि तुर्की के लिए खास तौर पर, क्योंकि समाज जो है वो दो धड़ों में बटा हुआ है, एक उनके समर्थक हैं भारी संख्या में, तो दूसरी ओर उनका विरोध भी है। लेकिन ये जो 20 साल हैं, मैं इन 20 सालों को समझना चाहती हूं कि यदि एक धड़ा ऐसा है जो इनके विरोध में भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो देश है वो थोड़ा सा पश्चिम के करीब उसे लाया जाए और नागरिक स्वतंत्रता में जो है वो सुधार लाने की कोशिश की जाए। केमल जो हैं वो यही चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो आते हैं दूसरे राउंड में, वो चुनाव जीत जाते हैं, तो एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन मैं इन 20 सालों को समझना चाहती हूँ कि ये जो 20 साल हैं, इसका जो तिलिस्म है वो इतने सालों में टूटा क्यों नहीं? उसकी क्या बड़ी वजह है कि अर्दोआन एक छत्र राज करते नजर आए, बल्कि लोग बदलाव भी चाहते हैं फिर भी? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। दरअसल पूरी दुनिया की राजनीति को आप देखेंगे तो 100 सालों में एक चेंज होता है, पुनर्जागरण का युग होता है। अब जो अर्दोआन है वो 1994 में पहली बार इस्तांबुल के जब महापौर बने तो उन्होंने वहां पर इस्लामिक राष्ट्रवाद को प्रचारित किया। और देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अब दुनिया में आपको स्टेट्समैन नहीं दिखाई देंगे। दुनिया में अब जो आपको प्रतिनिधित्व दिखाई देगा, जो नेता दिखाई देंगे, वो सिर्फ सत्ता में बने रहने की कोशिशें करते हैं। पूरी दुनिया पर आप नजर डालिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले विचारधारा पर आगे बढ़ते थे, पहचान होती थी, मूल्यों पर पहचान होती थी। लेकिन अब के जो नेता हैं वो सत्ता में बने रहने की कोशिशें करते हैं। जाहिर सी बात है अर्दोआन ने भी वही किया। अब जो तुर्की है वहां का समाज तो मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन वहां पर कुर्द भी रहते हैं, वहां पर यहूदी भी रहते हैं, वहां पर ईसाई भी रहते हैं, वहां पर दुनिया के तमाम धर्म रहते हैं तुर्क में, और सभी अच्छे से रहते हैं। अब तुर्की जो है एक दौर में इस्लामिक साम्राज्य का बड़ा प्रतीक हुआ करता था और धार्मिक कट्टरता का भी प्रतीक हुआ करता था। लेकिन 1923 में जो मुस्तफा कमाल पाशा थे, वो उन्होंने इस राष्ट्र को एक आधुनिक राष्ट्र के तौर पर ढाला, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर ढाला, और यह सुनिश्चित किया कि तुर्की की जो बहुसांस्कृतिक पहचान है वो बनी रहे। अब 1923 से 2000 आते आते लगभग ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जब जो अर्दोआन है वो 2003 में पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो वहां पर उन्होंने इस्लामिक राष्ट्रवाद को इस प्रकार से प्रचारित किया कि जैसे वही तुर्की की असल पहचान हो। जाहिर से बात है कि जो धर्म है वो एक अफीम का नशा है, और इस्लामिक राष्ट्रवाद को प्रचारित करने के कारण जो कि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, तो उनको समर्थन मिलता गया, वो चुनाव जीतते गए। अब उन्होंने क्या किया, जैसे मान ली आप यही देखिए कि जो सोफिया वहां की जानी मानी मस्जिद थी, जिसे एक धर्मनिरपेक्ष प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, उसको वापस मस्जिद के तौर पर बदलकर और अर्दोआन ने फिर दांव खेला। उसके बाद वहां की जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनकर जाने को
ठीक नहीं माना जाता था, इवन प्रतिबंधित जैसा कर दिया गया था, जिससे जो पब्लिक है वो मानती भी थी। लेकिन अर्दोआन ने क्या किया कि उनकी जो बीवी है, जो उनकी पत्नी है, वो बुर्का पहनकर कर ही रहती है। आप कल्पना कीजिए कि एक यूरोपियन राष्ट्र में ऐसा कैसे हो सकता है। और उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने भी बुर्का पहनकर, तो इन्होंने एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया। और अर्दोआन ने जो अपने देश की इस्लामिक बाहुल्य जनता, उनको संदेश देने की कोशिश की कि जो ऑटोमन साम्राज्य जो सैकड़ों सालों पहले चला करता था, जिसमें जो इस्लामिक सभ्यता, उनका प्रभाव जो है उत्तरी अफ्रीका से लेकर यूरोप और एशिया तक था, तो हम उस ऑटोमन साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। और यह जो धुन है, यह धुन जो है, ये पुतिन जैसी धुन समझिए। जैसे पुतिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भी यूक्रेन को अलग राष्ट्र मानने को तैयार नहीं है। उनकी जो जॉर्जिया को लेकर, आप जो है चेचन्या को लेकर, जो वो एक सोवियत संघ के विखंडन के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराते थे, ऐसे ही जो अर्दोआन है, उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य को स्थापित कर फिर से यह बताने की कोशिश की कि इस्लाम का जो नेतृत्व है वो दुनिया में कौन करेगा, तुर्की करेगा। और इन सब में तुर्की की फजीयती हुई। सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब से उसके संबंध खराब हो गए तुर्की के। ईरान जो है वो भी उसे शक की दृष्टि से देखता है। इवन भारत, जो जहाँ पर दुनिया के अधिकांश मुसलमान रहते हैं, मतलब एक बड़ी आबादी रहती है, भारत से भी उसके संबंध खराब हो गए। तो इन 20 सालों में अर्दोआन ने इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने की कोशिशें की, और उनका जो इसका परिणाम ये हुआ कि एक बेहतरीन, एक खूबसूरत राष्ट्र यूरोप का तुर्की, जो बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता था, वो राष्ट्र जो है इस्लामिक राष्ट्रवाद और इस्लामिक कट्टरता के तौर पर पहचान बनाने लगा, जिससे वहां की पर्यटन जो है वो पूरी तरीके से गिर गया। वहां की जो मुद्रा लीरा वो बुरी तरीके से गिर गई। वहां इतनी महंगाई हो गई। इस साल जो भूकंप आया उसमें हजारों लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर अर्दोआन ने देश को बदलने की कोशिश तो की, लेकिन उनको देश को सकारात्मक तरीके से बदलना था। उन्होंने दुनिया में तुर्की की छवि को नकारात्मक बनाया। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई कि इस पे जब रिसर्च वर्क भी चल रहा था, तो कहीं एक दफा मैंने ये पढ़ा कि अर्दोआन का जो कंपैरिजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी किया हुआ है। तो ये भी मैं समझना चाहूंगी आपसे, लेकिन हम लेटर ऑन इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक छत्र जो है राज आप करते हैं देश पर, और सकारात्मक बदलाव जो है लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी विरोध में भी कई स्वर उठे हैं। तो ठीक ऐसा ही देश में भी हुआ है। सो इसीलिए शायद वो कंपैरिजन है जो किसी ने, किसी राजनीतिक विश्लेषक ने कर दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तुर्क गांधी बनाम अर्दोआन, किधर जाएगा तुर्की, आज इसे समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि दूसरे चुनाव जो है वो क्या निर्धारित करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हम ये समझने की, हमने ये समझा है कि ये जो चुनाव है वो तुर्क गांधी बनाम अर्दोआन क्यों है, किस तरीके से है, क्योंकि देखिए दो गठबंधन है और दोनों गठबंधनों का अपना अपना एक कहें कहते हैं ना कि एक मोटिव होता है, और जो बदलाव जिसके साथ जो जुड़ चुका है, जो चेंजेस जिसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसने कहीं ना कहीं उनके मोटिव को जो है वो निर्धारित किया हुआ है। जैसे कि पहला गठबंधन है, एक गठबंधन जो है वो अर्दोआन के नेतृत्व में है, जो कि अब अधिक रूढ़िवादी हो गया है, ऐसा कहा जाता है। जबकि जो दूसरा गठबंधन है वो पश्चिम की ओर देश को लेके जाना चाहता है, बड़े बदलाव करना चाहता है, नागरिक स्वतंत्रता में सुधार लाना चाहता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहता है, और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करना चाहता है। तो ये इस तरीके से अभी फिलहाल तुर्की के चुनावों की कहें एक खासियत जो है वो है, और यही उसे दिलचस्प भी बनाती है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप जी, अभी देखिए दूसरा राउंड होना है 28 मई को। जैसे पहले राउंड में जीतते जीतते रह गए हैं अर्दोआन, तो क्या समझा जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि अर्दोआन ही एक बार फिर से काबिज होंगे सत्ता पर, लेकिन आपका क्या मानना है? आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और ऐसे में आपसे समझना चाहते हैं कि जो दूसरा राउंड होगा, जो फाइनल भी होगा, ऐसे में वो क्या निर्धारित करेगा? क्या वाकई सियासी हवा अर्दोआन के संदर्भ में जाएगी? देखिए गीची, चुनाव परिणाम जो है वो अर्दोआन की लोकप्रियता कम तो हुई है, क्योंकि अभी जो संसदीय चुनाव हुए उसमें भी अभी तक
300 सीट तो आराम से जीत ही लेते थे, उससे ऊपर की सीट होती थी, लेकिन संसदीय सीटें भी कम हुई है, तो अर्दोगान की लोकप्रियता तो कम हुई है, नहीं तो 50% मत हासिल कर भी लेते। ओके। दूसरी बात यह है कि जो एक एक जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी, तो ये जो यूरोप के करीब रहने वाली पीढ़ी है, वो रोजगार चाहती है, वह चाहती है कि देश का विकास हो। और अर्दोगान के दौर में जो युवा है, उस देश के वो तुर्की को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो युवा पीढ़ी जो है वो चाहती आगे बढ़े, लेकिन जो अर्दोगान की जो नीतियां, कट्टरवादी नीतियां, उसको युवा पीढ़ी पसंद नहीं करती। तीसरी बात यह है कि आप तुर्की जो है, तुर्की एक आधुनिक राष्ट्र बना रहना चाहता है, तो वहां के जो बहुत सारे लोग हैं, वह लोग तुर्की में बदलाव चाहते हैं। यही कारण है कि जो कमाल गांधी है, देखिए जैसे जो गांधी है, उन्होंने जो ब्रिटिश सत्ता है उसको पलटने के लिए लगातार यात्राएं की, पैदल यात्राएं की। अब जो कमाल गांधी है, उन्होंने भी मार्च फॉर जस्टिस नाम की एक यात्रा की, तकरीबन 450 किलोमीटर की यात्रा की। और कमाल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो अंकारा के, इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं। वो उनको 2003 में जब प्रधानमंत्री बने थे मिस्टर अर्दोगान, तब वो संसद सदस्य थे। तो कुल मिलाकर जो उनके प्रतिद्वंदी है, उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो जो है कमाल गांधी अर्दोगान के मुकाबले बहुत ही उदार किस्म के, बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि अर्दोगान ने जो छवि बनाई है देश की कट्टरवादी छवि, उसको पलटकर हम वापस बहुसांस्कृतिक छवि जो तुर्की की बनी हुई है, उस बनी हुई उसको वापस लौटाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर यह जो अर्दोगान और कमाल गांधी के बीच जो चुनाव हो रहा है, या जो राष्ट्रपति के बतौर प्रतिद्वंदिता हो रही है, तो दो व्यक्तियों के बीच में प्रतिद्वंदिता नहीं है, दरअसल ये दो विचारधाराओं के बीच में प्रतिद्वंदिता है। यह जो एक बार फिर यह निर्धारित होगा कि तुर्की बहुसांस्कृतिक देश के तौर पर अपनी पहचान बनाएगा, या तुर्की एक कट्टर राष्ट्रवादी राष्ट्र के तौर पर जो अर्दोगान बनाना चाहते हैं उसकी पहचान बनाएगा। इससे निर्धारित होगा कि जो नेटो का सदस्य तुर्की है, वह नेटो की विश्वसनीयता को लेकर चलेगा, या वो तुर्की जो कि रूस और अमेरिका को ब्लैकमेल करने पर विश्वास करता है, वैसा तुर्की जाएगा। इससे भी निर्धारित होगा कि वो तुर्की जो दुनिया में विश्व शांति के लिए कोशिशें करता है, वह तुर्क बनेगा, या अर्दोगान का वह तुर्की बनेगा जो कि अजरबैजान में बेवजह अपनी सेना को भेजकर यह बताने की कोशिश करता है कि जहां पर इस्लामिक बाहुल्य इलाके होंगे, वहां पर वो प्रतिनिधित्व करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आगे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यह जो अर्दोगान है, उन्होंने जो इस्लामिक राष्ट्रवाद के नाम पर या कट्टरता के नाम पर तुर्की की जो छवि है, उसको एक आक्रामक राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर दिए। ये कारण है कि अमेरिकी नागरिकों को कभी वहां से निकलने के लिए कहा जाता है, कभी इजरायली नागरिक जो है उनको छोड़ने के लिए कहा जाता है कि तुर्की को छोड़ दें आप। कुर्द जो है वहां पर जो कुर्द, देखिए, और एक बात और यहाँ पर कहूंगा कि अर्दोगान जो है, उनका इस्लामिक राष्ट्रवाद जो है वो खोखला क्यों नजर आता है। कुर्द जो है, कुर्द भी तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि वो कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं, सीरिया, तुर्क और इराक के कुछ इलाकों को मिला के करोड़ों कुर्द वहां पर रहते हैं उन इलाकों में, और उसमें से कुछ कहां पर रहते हैं, तुर्की रहते हैं। तो उन कुर्दों पर हमले करने से भी तुर्की सेना बाज नहीं आती है। तो कुल मिलाकर जो खोखला इस्लामिक राष्ट्रवाद के नाम पर वह प्रचारित कर रहे हैं, तो यह जो चुनाव है यह सुनिश्चित करेंगे कि दुनिया बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ या बहुसांस्कृतिक परिदृश्य के साथ खुश रह सकती है। तो तुर्की वैसा देश चाहता है, या तुर्की दक्षिणपंथी विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ते हुए देश के तौर पर अपनी पहचान चाहता है। यह चुनाव जो है ये निर्धारित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कई पहलुओं पर नजर डाली है कि ये डिपेंड करता है कि आगे ये जो चुनाव है वो किस, लेकिन फिर भी पहला जो ब्रह्मदीप जी जो पहला राउंड हुआ है और जितने प्रतिशत दोनों ने हासिल की हैं, वो भी तो किसी ना किसी तरीके का कोई संदेश दे ही देते हैं जिससे हम आंकलन कर सकते हैं। हालांकि ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी एक आंकलन तो हम कर ही सकते हैं कि कौन दूसरे राउंड को जीत सकता है। सिर्फ अगर एक कुछ लाख मतों का फर्क है, अभी तकरीबन 26-27 लाख मतों का फर्क है, जिस पर अर्दोगान की बढ़त है।
लेकिन चूंकि तुर्की में 6 करोड़ मतदाता है, हाँ, तो जो दूसरा राउंड है वो बहुत दिलचस्प होगा। और हमको यहाँ नहीं भूलना चाहिए इस बात एब्सोल्युटली, को हाँ, हाँ, कि कि संसदीय सीटें जो है वो अर्दोआन की राजनीतिक पार्टी की कम हुई है। और चूंकि यह उनके सामने पहली बार गठबंधन सरकार है, 5 और 6 दल मिलकर बना रहे हैं, जिसमें उदारवादी भी और कंजर्वेटिव भी। बहुत दिलचस्प बात है कि उदारवादी भी और कंजर्वेटिव भी, दोनों विचारधारा के लोग हैं। हाँ, तो इन्होंने मिलकर जो चुनौती दी है, तो अर्दोआन की लोकप्रियता कम हुई है, अर्दोआन की संसदीय सीटें कम हुई है अर्दोआन की पार्टी की। जी, इसलिए अब एक तरफा जो पिछले 20 सालों से अर्दोआन के पक्ष में एक तरफा निर्णय जाते थे, वो एक तरफा नहीं जाने वाले हैं। हाँ, और ये मामला मुकाबला जो है वो 50-50 लग रहा है, और किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक, इसके लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। तैयार जी रहना जी। चाहिए। क्या होगा, वाकई ये देखना दिलचस्प रहेगा। एक और क्योंकि आपने देखिए दोनों ही बड़े उम्मीदवारों के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो ट्रेड्स हैं, जो खासियत रही हैं, और उनके कहें जब तुर्क गांधी बनाम जब एर्दोआन की बात करते हैं तो उसको आपने बहुत अच्छे से डिफाइन अभी परिभाषित किया है। एक और चीज़ एर्दोआन के लिए कही जाती है कि क्योंकि वो बहुत ही एक शक्तिशाली लीडर हैं, जिन्होंने 20 इयर्स तक जो है उस तिलिस्म को अभी बरकरार रखा है तुर्की देश में। क्योंकि चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, यहाँ तक कि मीडिया सहित जो सभी राज्य संस्थान हैं, एर्दोआन का उस पर एक बहुत ही कहीं मजबूत कंट्रोल रहा है। अगर मान लीजिए वो जीत भी जाते हैं तो वो राजनीतिक क्षेत्र में सियासी पार्टियां, ऐसा माना जा रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, हालांकि मैं चाहूंगी कि आप अपना पर्सपेक्टिव भी रखें, अगर एर्दोआन मान लीजिए जीत जाते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और साथ ही साथ अन्य संगठित जो विपक्ष है, जो कहीं अभी एर्दोआन का विरोध भी करता रहा है, उनका पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। देखिए, ये आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया है, और श्रोताओं को जानना भी चाहिए, जो लोग सुनते हैं। देखिए, इस दुनिया में मजबूत नेता की जो छवि या एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक मजबूत नेता वो होना चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। एक मजबूत नेता वो होना चाहिए जो देश की छवि को बेहतरीन करे। एक मजबूत नेता वो होना चाहिए जो अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करे। एक मजबूत नेता की छवि वो होना चाहिए जो युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करे। एक मजबूत नेता वो होना चाहिए जो महिलाओं के लिए बेहतर माहौल दे। एक मजबूत नेता वो होना चाहिए जो समाज के सभी वर्गों का सामूहिक तौर पर प्रतिनिधित्व करे। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में पिछले 1-2 दशकों में दुनिया में मजबूत नेता के तौर पर ऐसे लोगों को सामने खड़ा कर दिया गया है जो अधिनायकवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तानाशाह होते हैं, जो मीडिया को दबाते हैं, जो विपक्ष को दबाते हैं, जो दुनिया में आक्रामक छवि को सामने लाते हैं, जो युद्ध का प्रचार करते हैं, जो युद्ध को इस प्रकार से प्रचारित करने में विश्वास करते हैं कि युद्ध जो है वही सारी समस्याओं का हल है। और एर्दोआन ने यही किया है। एर्दोआन जो है, उनके आने से उस देश को क्या लाभ हुआ है? भाई, आपकी अर्थव्यवस्था तो खत्म होने के कगार पर है। आपने लीरा जो है उसको धूल धूसरित कर दिया है। आप चिल्लाते रहे, लेकिन आप यूरोपियन यूनियन के सदस्य कभी बनी नहीं। आपके कहने के बावजूद यूरोपियन यूनियन आपको पसंद ही नहीं करता है। आपको कभी पुतिन इंतजार करवा देते हैं तो कभी बाइडेन इंतजार करवा देते हैं। आप भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है उससे आप दोस्ती बनाए नहीं रखते, और आप उस देश की गोद में जाकर बैठना चाहते हैं जिसकी वैश्विक छवि बहुत बेकार है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो एर्दोआन, और इसके बाद एर्दोआन क्या करते हैं? अपनी सेना को सीरिया भेज रहे हैं, अपनी सेना को इराक भेज रहे हैं, अपनी सेना को अजरबैजान भेज रहे हैं, और अपने नौसेना को मजबूत कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर जी, ये जो एर्दोआन जो है ये मजबूत नेता नहीं है। ये सत्ता में बने रहने वाले ऐसे आक्रामक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग हैं जो अपने देश की बहुसंस्कृतिक ढांचे को निशाना बनाना चाहते हैं, धार्मिक राष्ट्रवाद को उभारना चाहते हैं, और दीर्घकालीन तौर पर अपने देश को की ये जो जड़ें हैं, मजबूत जड़ें, इसको खोखली कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। रामदीप जी, जी। बिल्कुल।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम बार बार अभी जितना भी डिस्कशन हुआ है उस पर से हम यही यहाँ तक हम पहुंचे हैं इस कंक्लूजन के साथ कि तुर्की में एक बदलाव की बयार जो है वो दिख सकती है, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं। और अगर ये बदलाव की बयार दिखती है तो डेफिनेटली इसका असर, इसका एक पॉजिटिव जो असर है वो ना सिर्फ इंडिया तुर्की के रिलेशंस पर पड़ेगा, बल्कि ये इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है उस पर भी इसका एक पॉजिटिवली इफेक्ट देखने को मिलेगा। ब्रह्मदीप जी, आपसे ये समझने की कोशिश हम करना चाहते हैं, जब मैं भारत और तुर्की की बात करती हूँ, क्योंकि अभी तक अर्दोआन के शासनकाल में कहीं ना भारत तुर्की रिश्तों में गर्मजोशी की जो कमी है वो देखने को मिलती है, लेकिन वो भी तब जब बार बार कश्मीर का मुद्दा उठता है, क्योंकि इसको लेकर अभी तक तुर्की का जो एक कहीं ना रुख जो है वो स्पष्ट नजर नहीं आता है। इसको लेकर एक तनाव जो है वो बना ही रहता है। भारत तुर्की के बीच रिश्तों का क्या असर होगा अगर अर्दोआन बने रहते हैं, लेकिन अगर केमल आ जाते हैं तो फिर असर क्या होगा दोनों के रिश्तों पर? देखिए कीजिए, जो तुर्की है उससे भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे थे, एक दौर में बहुत अच्छे रिश्ते रहे थे, लेकिन क्योंकि भारत और तुर्की का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा, लगभग एक जैसा है। भारत में भी बहुत विविधता है, तुर्की में भी बहुत विविधता है। अब जब अर्दोआन जब आए थे तो भारत से वो परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करना चाहते थे, लेकिन भारत जो है उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि दुनिया में हथियारों की होड़ को कम रखा जाए। तो भारत वो जो तकनीक है वो तो तुर्की को दी नहीं, और यही कारण है कि जो अर्दोआन है वो नाराज हो गए और उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया, क्योंकि पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की चोरी जो है या उसकी जो तकनीक है उसकी चोरी बहुत सामान्य बात है। अब इसके लिए अर्दोआन ने इस्लाम का सहारा लिया, और इस्लाम का सहारा लेने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर कश्मीर के जो मुद्दा है उसको उठाने लगे। इन सब में क्या हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री, जनरली जो भारत के प्रधानमंत्री बनते थे वो तुर्की की यात्रा पर चले जाते थे, लेकिन मोदी जी की एक बार संभवतः 2019 में जाने भी वाले थे तुर्की, लेकिन कश्मीर को लेकर जो अर्दोआन ने जहर उगला था उसके बाद मोदी जी की जो यात्रा थी वो पर टल गई थी। अब तुर्की और तुर्की के संबंध भारत से हो तो उसका लाभ न केवल तुर्की को मिल सकता है, भारत को भी मिल सकता है, क्योंकि भारत जो यूरोप की जब यात्रा पर जाते हैं तो अधिकांश जो है वो तुर्की का पर्यटन करना पसंद करते हैं। तुर्की जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत देश है, और इसलिए वहां पर बॉलीवुड की जो फिल्में उनका वहां पर बहुत सारी फिल्में वहां पर बनाई जाती है। लेकिन जिस प्रकार से अर्दोआन का जो लुकआउट हुआ है कश्मीर को लेकर या अन्य भारत के जो निजी मामले उसको लेकर या आंतरिक मामलों को लेकर, तो उससे तुर्की और भारत के संबंध खराब तो हुए। अब यदि सत्ता बदलती है तो कमाल गांधी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि अब तुर्की को वापस एक बहुसांस्कृतिक देश के तौर पर पहचान बनाने के लिए वो आगे आएंगे, वो ऐसा करेंगे। तो यदि बहुसांस्कृतिक पहचान की जब बात होती है तो देखिए भारत जो है, भारत सबकी पहचान पर विश्वास करता है। भारत एक संसदीय देश के तौर पर दुनिया में पहचाना जाता है, जबकि जो अर्दोआन है उन्होंने एक संसदीय प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली, मतलब एक प्रधानमंत्री के तौर पर जब आप शक्तिशाली होते हो तो उसके बजाय आपने एक राष्ट्रपति को शक्तिशाली करने के तौर पर काम किया है। तो अर्दोआन ने मीडिया पर नियंत्रण किया है, राजनीतिक विरोधियों को कुचला है, और अपनी विचारधारा को आक्रामक तरीके से जिस प्रकार से दुनिया में फैलाने की कोशिश की है, तो भारत और तुर्की के संबंध तो बहुत खराब हो ही गए हैं। और यदि तुर्की की सत्ता बदलती है तो निश्चित तौर पर कमाल गांधी जो है वो ऐसे ही गांधी नहीं कहलाते। गांधी की जो जमीन है उसका उन पर प्रभाव भी है, और निश्चित तौर पर रिश्तों में गर्माहट आएगी। बिल्कुल, बदलाव आ सकता है, रिश्तों में गर्माहट आ सकती है, और ये ठीक बाकी देशों के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर कमाल गांधी जो है आते हैं, सत्ता अगर बदलती है। एक बीच में जो मैंने बात रखी थी कि मैंने कहीं ये पढ़ा कि राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अर्दोआन को काफी कंपेयर करते हैं। आपका इस पर क्या मानना है?
क्योंकि अगर हम कुछ कारण रखें अर्दवान को लेकर के जैसे न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि मीडिया, इन सबको कंट्रोल करने की बात कही गई, तो कुछ बातें ऐसी भारत के संदर्भ में भी होती हैं सत्ता पक्ष को लेकर। तो क्या वाकई कोई कंपैरिजन है दोनों के बीच में, कोई सिमिलैरिटीज हैं? देखिए जो अर्दोआन है उन्होंने तो पूरी व्यवस्था को ही बदलने की कोशिश की है। और जहां तक भारत का ताल्लुक है तो भारत में किसी भी राजनीतिक विचारधारा की पार्टी हो, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, चाहे जितना समय रहे, लेकिन अंततः संविधान के अनुसार वो पार्टी काम करती है और काम करने के लिए मजबूर भी होती है। हमारे यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का जो नियम है उसका पालन किया जाता है, जिसमें न्यायपालिका स्वतंत्र अपना काम करती है, व्यवस्थापिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर करने की बात भी तो आती है ना। आजकल तो यही कहा जाता है कि हर एक को कंट्रोल किया हुआ है सरकार द्वारा। देखिए हमारे यहाँ पर न्यायपालिका जिस प्रकार से स्वतंत्र तौर पर काम करती है तो उसके बाद थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, लेकिन सारी चीजें इंडिपेंडेंट ही काम करती है। तो और हमारे भारत का कोई ऑटोमन साम्राज्य जैसा कुछ है भी नहीं। भारत अपनी सेनाओं को न तो सीरिया भेजता है, न अजरबैजान भेजता है, और न ही भारत ने ऐसी कोई कोशिश की है। तो जो अर्दोआन है वो एक सन की तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं, जबकि जो भारत है, भारत में चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, उनका एक संतुलित और नियंत्रित पैमाना होता है, और जिस पर राष्ट्रहित को वो सामने रखते हैं, भारत की गुटनिरपेक्ष छवि को सामने रखते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, तो हमने रूस का मित्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही स्पष्ट कहा था कि यह पुतिन को कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। जबकि वहीं पर जो अर्दोआन है, उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति को एक जो इस्लाम कादिर में ऐसा कुछ नाम है, उनको मैसेज भेजा कि आप आर्मेनिया से युद्ध लड़िए। तो भाई भारत के प्रधानमंत्री ने तो किसी को ऐसा नहीं कहा कि आप युद्ध लड़िए। तो कुल मिलाकर अर्दोआन की छवि एक आक्रामक छवि है, एक कट्टरवादी छवि है। अपने देश में जो है वो बहुसांस्कृतिक ढांचे को निशाना बना रहे हैं, और भारत जो है, भारत एक विनम्र राष्ट्र है, एक उदार लोकतंत्र है। तो जो दोनों की जो छवि है, जो दोनों की तुलना करता है, करने का काम है, वो यूरोप के कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सब अलग अलग विचारधारा के होते हैं। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा करना ठीक नहीं है। जी मैं क्योंकि प्रोग्राम अब ऑलमोस्ट समाप्ति पर है, तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कर देना चाहती हूँ। आज बहुत ही दिलचस्प ये जो है डिस्कशन रहा है, और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की है। तुर्की के चुनावी कहीं उसकी सियासत को समझने की कोशिश की है। तो आपने अपना समय दिया ब्रह्मदीप जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुल मिलाकर तुर्की के लोगों को इंतजार रहेगा, क्योंकि हम बता रहे थे ना कि अक्टूबर में कहीं शताब्दी समारोह होना है। तो ये शताब्दी समारोह जो है वो किसके नेतृत्व में मनाया जाएगा? एक रूढ़िवादी राष्ट्रपति इसका नेतृत्व करेगा, जो कि देश को और रूढ़िवादी बनाने की कगार पर है जैसा कि माना जा रहा है, या फिर ये जो एक राज्य के शताब्दी समारोह एक ऐसे नेता के नेतृत्व में मनाया जाएगा जिसे सेक्युलर राष्ट्रपति कहा जाता है, और जो तुर्की को उसके कहे संस्थापक कमाल अतातुर्क के आदर्शों पर दोबारा चलाने की कोशिश कर रहा है। तो जनता जो है वो तैयार किसके नेतृत्व के लिए रहेगी, ये फिलहाल देखना होगा। आज का स्ट्रीट टॉक यहीं पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन जल्दी से मैं आपसे अपील कर देना चाहती हूं कि फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रोग्राम के अंत को लेकर। ये जो ईमेल आईडीज आपके साथ शेयर की गई हैं उस पर आप हमें लिखिएगा जरूर। आपकी ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।